नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। अपनी पिछली वीडियो में हमने वातापी के चालुक्यों के विषय में काफी डिटेल से देख लिया है। आज के वीडियो में हम इनकी जो दूसरी शाखा है कल्याणी के चालुक्य, उनके इतिहास को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कल्याणी के जो चालुक्य थे इनको एक बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा चोलों के साथ, या हम कहें कि जो कल्याणी के चालुक्य हैं और जो चोल साम्राज्य था उनके मध्य एक बड़ा द्वंद्व हमको मिलता है। हम पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि कैसे कल्याणी के चालुक्य उदित हुए, कैसे उनका विकास हुआ और कैसे चोलों के साथ उनका संघर्ष हुआ। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं कल्याणी के चालुक्यों के विषय में। जब हम कल्याणी के चालुक्यों को देखते हैं तो यह खुद भी यह मानते हैं कि जो वातापी के चालुक्य हैं वह इन्हीं के पूर्वज हैं, मतलब वातापी के चालुक्य पूर्वज है कल्याणी के चालुक्यों की। तो वातापी के जो चालुक्य हैं इन्हीं की एक शाखा मिलेगी हमको, जिन्हें हम कल्याणी के चालुक्य कह रहे हैं। इनमें सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा तैल प्रथम। जब कृष्ण द्वितीय का शासन था, कृष्ण द्वितीय अर्थात राष्ट्रकूट वंश के राजा, उस समय इसने अपनी सत्ता प्रसारित की थी। तैल प्रथम ने कृष्ण द्वितीय के समय कल्याणी के क्षेत्र में चालुक्य शाखा का विस्तार किया। फिर मिलेंगे तैल द्वितीय। इनके समय हम देखेंगे तो यह पहले कृष्ण तृतीय के सामंत थे। यह कृष्ण द्वितीय है, यह कृष्ण तृतीय है। आप याद रखेंगे कि जब हम शुरुआती चरण में राजाओं की बात करेंगे तो इनका यह क्रम नहीं होगा, बीच में हो सकता है कि कुछ और राजा भी आए हों, क्योंकि जब भी कोई वंश प्रारंभ होता है उसमें कुछ नाम हमको मिलते हैं और वह नाम बीच बीच में मिलेंगे। मतलब एक नाम मिलेगा, फिर एक गैप होगा, गैप के बाद फिर दूसरा नाम मिलेगा। सबसे प्रमुख नाम तब मिलता है जब कोई पूरी तरह से स्वतंत्र शाखा की स्थापना कर लेता है। लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि स्वतंत्र शाखा स्थापित कैसे हुई, या बेस कैसे मिला कि कैसे एक नई शाखा उत्पन्न हो जा रही है किसी वंश की। तो उसके लिए हमें पीछे से देखना पड़ता है कि पहले कौन था, किस तरह के छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे थे जो बाद में एक बड़े परिवर्तन के रूप में मिलते हैं। तो इसी तरह से हम कल्याणी के चालुक्यों को भी देख रहे हैं। अपने पिछले वीडियोज में हमने इसी तरह से अन्य छोटे राजाओं को देखा है। आने वाली वीडियोस में भी जब हम देखेंगे तो हम बिल्कुल बेस से जाके समझेंगे कि कैसे कोई साम्राज्य उदित होता है, कैसे धीरे धीरे जो व्यवस्था बनती है या जो परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो तैल प्रथम के बाद दूसरा व्यक्ति तैल द्वितीय हमको मिलता है। यह कृष्ण तृतीय के समय सामंत था और कृष्ण तृतीय का शासनकाल क्या था, 957 से 965 ईस्वी। इसने क्या किया, जो राष्ट्रकूट सामंत थे उनसे मित्रता की और वह इसके धीरे धीरे सहयोगी बनने लगे। अब देखिए, राष्ट्रकूट बहुत बड़ा साम्राज्य है और उस साम्राज्य में कई सारे सामंत हैं, और जब कई सारे सामंत हैं तो यह सब मिलकर किसको सेवा दे रहे हैं, राजा को, या राजा के अधीन होकर काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सामंत होते थे इनकी नाराजगी राजा से प्रारंभ हो जाती थी, और जब नाराजगी प्रारंभ हो जाती थी तो यह किसी दूसरे को समर्थन देने लगते थे। ज्यादातर ऐसे समर्थन किसी दूसरे सामंत को ही दिया जाता था। मतलब 4 सामंत हैं मान लेते हैं, और 4 सामंत मिलकर एक राजा को समर्थन दे रहे हैं। धीरे धीरे इनमें से 2 सामंत क्या हुए, वह राजा से अलग होना चाहे या वह राजा के धीरे धीरे विरोधी हो गए। तो इन 2 सामंतों में मित्रता हो, इस बात की ज्यादा संभावना होती है। उसी क्रम में जो राष्ट्रकूटों के समय सामंत थे वह धीरे धीरे तैल द्वितीय की तरफ होने लगे थे। एक व्यक्ति है गंग वंश का राजा पंचाल देव। इसने तैल द्वितीय का विरोध किया। इसको लगने लगा कि तैल द्वितीय एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर रहा है, और इसी कारण इस पंचाल देव ने तैल द्वितीय को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद चालुक्य पंचानन की उपाधि धारण की। अब इसने जब प्रारंभ में हराया था तो एक सामंत के रूप में हराया था, लेकिन जब यह उपाधि धारण करेगा तो यह कहेगा कि मैंने चालुक्य वंश को ही हरा दिया है। फिर गंग वंश का राजा मिलेगा भूतिक देव। इसे पंचाल देव ने सत्ता से हटा दिया। दूसरा एक तैल द्वितीय का सेनापति था जिसका नाम था नागदेव। तो अब क्या हुआ, जो नागदेव था तैल द्वितीय का सेनापति, और जो भूतिक देव था जिसको सत्ता से हटाया था पंचाल देव ने, तो अब यह दोनों मिल जाते हैं और तैल द्वितीय के नेतृत्व में संघर्ष यह फिर से प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण से 977 ईस्वी में इस पंचाल देव को हरा दिया जाता है और पंचाल देव की मृत्यु हो जाती है। इससे जो तैल द्वितीय है
इसका क्षेत्र बढ़ता है, वह उत्तरी मैसूर पर अधिकार करता है और जो भूमिगत देव था इसको भी नरगले क्षेत्र का सामंत बना दिया जाता है। अब देखिए, उत्तरी मैसूर पर अधिकार हो गया तैल द्वितीय का, और जो नरगले क्षेत्र है यहाँ पर जो सामंत बना है भूमिगत देव, यह समर्थक है किसका? तैल द्वितीय का, क्योंकि इसका राज्य छीना था पंचाल देव ने। तो अब जो मध्य और दक्षिणी मैसूर है वहां पर गंग वंश तो हमको मिल रहा है, क्योंकि आप देखें उत्तरी मैसूर पर तैल द्वितीय का अधिकार हो गया है, लेकिन अभी मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में इनका अधिकार बचा हुआ है। और यहाँ राजा था रणस्तंभ। इस रणस्तंभ को तैल द्वितीय ने परास्त कर दिया। तो पहले जो शासन क्षेत्र उत्तरी मैसूर तक था, अब वह और आगे बढ़ेगा। वहीं जब हम देखते हैं पश्चिम के क्षेत्र में, स्पेशली कोंकण के क्षेत्र में, तो वहां एक साम्राज्य था शिलाहार साम्राज्य। जो शिलाहार साम्राज्य के लोग थे यह मुख्यतः राष्ट्रकूटों के सामंत थे। बड़े साम्राज्य होते थे और छोटे छोटे सामंत उनके बने रहते थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से वह अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। सामंती व्यवस्था की यही खूबी तो हमको दिखती है कि समर्थन देते हैं ज्यादातर सैन्य समर्थन। जो छोटे राजा हैं या जो छोटे सामंत हैं वह बड़े सामंत को या फिर किसी राजा को समर्थन देते हैं, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था बनी रहती है, उनकी अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था बनी रहती है। यह भी हम देखते हैं। तो इसी तरह शिलाहार साम्राज्य मिलता है जो राष्ट्रकूटों का सामंत था। तैल द्वितीय का एक सेनापति था केशवजय। इसने जो शिलाहार साम्राज्य था उससे अधीनता स्वीकार कर ली। तो अब शिलाहार साम्राज्य का क्षेत्र भी इनके कंट्रोल में आ गया। वहीं दौलताबाद में हम देखें तो वहां यादव वंश था और उसका राजा था भिल्लमल द्वितीय। इसने भी तैल द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि तैल द्वितीय किस तरह से अपने साम्राज्यिक क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। लाट देश को अगर हम देखें, जो कि गुजरात के साबरमती और अंबिका नदियों का क्षेत्र है। लाट देश किसे कहेंगे? साबरमती और अंबिका नदी के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पर जो तैल द्वितीय था इसने एक सामंत नियुक्त किया जिसका नाम है वारप्प। तो वारप्प को इसने नियुक्त किया जो कि इसके अपने कुल से ही कनेक्टेड था। मालवा में देखें तो वहां मुंज थे। मुंज लगातार आक्रमण करते हैं और पहले 6 आक्रमण इनके लगातार सफल होते हैं। मुंज उनमें लगातार जीतता है। बहुत फेमस युद्ध है या हम कहे बहुत फेमस द्वंद्व है। बहुत लंबे समय तक यह संघर्ष चलता है। 6 बार तक मुंज जीतता है। और एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि जिसको लिखा है मेरुतुंग ने। उस ग्रंथ में इस युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन हमको मिलता है। लेकिन 6 बार जीतने के बाद भी मुंज मानता नहीं है, वह फिर से आक्रमण करता रहता है। इसका एक मंत्री था, इसका मुंज का, रुद्रादित्य। इसने कहा था मुंज से कि वह गोदावरी नदी ना पार करे, क्योंकि नदी पार करके जब युद्ध किया जाता है तो उस समय एक तो आपूर्ति बाधित होती है, दूसरे लौटना या फिर वापस होना वह काफी मुश्किल होता है। तो गोदावरी नदी ना पार करे, इस बात के लिए मंत्री ने रोका था। लेकिन पहले 6 हमलों में यह जीत चुका था, इसलिए इसका मनोबल बढ़ा हुआ था। इस कारण से यह मुंज मानता नहीं है, यह आक्रमण कर देता है। आक्रमण का भय रुद्रादित्य के मन में बैठ जाता है। रुद्रादित्य मंत्री जो था यह समझ चुका होता है कि अब मुंज मानेगा नहीं और इसको कोई बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह गोदावरी पार करके युद्ध करने जा रहा है। तो उस भय से इस रुद्रादित्य ने आत्महत्या कर ली। तैल द्वितीय की जो सेना थी वह ज्यादा शक्तिशाली निकलती है और इसका नेतृत्व तेउड़ देश के भिलम द्वितीय और केश विजय कर रहे थे। इस युद्ध में मुंज को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद इसको मान्यखेत लाया जाता है और वहां पर इसको नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन तैल द्वितीय की एक बहन होती है मृणालवती। इस मृणालवती से मुंज को प्रेम हो जाता है और मुंज क्या चाहता है कि वह किसी तरह से मान्यखेत से भाग जाए और इस प्रेम का वह इस्तेमाल करना चाहता है भागने के लिए। तो सुरंग के माध्यम से वह भागना चाहता था, लेकिन जो मृणालवती थी उसको यह बात पता लग गई और जब उसको यह बात पता लग गई तो उसने अपने भाई तैल द्वितीय को यह बात बता दी। तैल द्वितीय ने उसके बाद जो मुंज का हाल किया वह बात हमको प्रबंध चिंतामणि में दिखती है। मुंज को सबसे पहले तैल द्वितीय ने भिखारी बनाया, उससे भीख मंगवाई घुमवा घुमवा कर। उसके बाद उसका सर काट कर उसकी हत्या कर दी। तो बहुत बुरी तरह से मुंज मारा गया था। जो भय था
रुद्रादित्य का वह भय मुंज के साथ सही साबित हो जाता है। तैल द्वितीय का पुत्र हमें मिलेगा सत्याश्रय। तैल द्वितीय बहुत शक्तिशाली था, बहुत इसने साम्राज्यिक विस्तार किया था। इसका पुत्र है सत्याश्रय, जो कि 997 से 1008 ईस्वी तक शासन को संभालता है। लेकिन इसी समय जो चोल साम्राज्य है वह भी शक्तिशाली होने लगा था। हमने चर्चा की थी शुरू में ही कि चोल साम्राज्यों के साथ भी इनका बहुत बड़ा द्वंद्व दिखेगा। तो चोल साम्राज्य में उस समय राजा था राजराम प्रथम। इसका विवाद चलेगा किस लिए? जो गंगवाड़ी का क्षेत्र है और जो नोलंबवाड़ी का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए विवाद चलेगा। और इसके साथ साथ जो वेंगी में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था उसको लेकर भी विवाद चलेगा। वेंगी क्या थे? यह चालुक्यों के सामंत थे। और राजराज ने क्या किया? जो चोल साम्राज्य का था उसने शक्तिवर्मन को राजा बना दिया। हमने पीछे भी देखा है ऐसे घटनाक्रम कि जब अपने समर्थन के किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता है, और उस समय भी आप देखेंगे विवाद हुए थे। तो यहां भी विवाद होता है और जो शक्तिवर्मन है इसकी नियुक्ति का विरोध सत्याश्रय ही करता है। सत्याश्रय का पुत्र मिलेगा विक्रमादित्य पंचम, और विक्रमादित्य पंचम का भाई मिलेगा अय्यन द्वितीय, और अय्यन द्वितीय का भाई मिलेगा जय सिंह द्वितीय। और जय सिंह द्वितीय ही सिंहदेव का दूसरा नाम है। तो 2-3 नाम आपको मिल गए, इन्हें आप ध्यान रखिए। अभी इनका आगे वर्णन आपको मिलेगा। जो जय सिंह था इस पर हमला होता है 3 तरफ से। उत्तर में भोज परमार यह बने हुए थे, यह हमला करते हैं। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर कलचुरी वंश था और उनका राजा गांगेय देव यह भी। वहीं जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां से चोल साम्राज्य का राजा राजेंद्र चोल, तीनों हमला करते हैं इस जय सिंह पर। अब आपको समझ में आया होगा कि जय सिंह है कौन। सत्याश्रय का जो पुत्र है विक्रमादित्य पंचम, उसका भाई है अय्यन द्वितीय और उसका भाई है जय सिंह द्वितीय। तो जय सिंह द्वितीय पर हमला होता है। जय सिंह का पुत्र है सोमेश्वर प्रथम। इसने क्या किया? जो अपनी राजधानी थी उसको मान्यखेत से लेकर कल्याणी चला गया। उसके बाद गुर्जर भूमि पर इसने आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बाद में संघर्ष प्रारंभ होगा इसका भी चोलों से। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि चोलों से संघर्ष प्रारंभ होगा। पहले वेंगी की राजनीति को लेकर, या उससे पहले कुछ विचारों में, फिर निर्णयों में, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप होंगे। पहले इनडायरेक्ट होंगे, मतलब किसी दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था के कारण विवाद होंगे। फिर यह विवाद सीधे सीधे होने लगेंगे। सीधे सीधे मतलब क्षेत्रों को लेकर डायरेक्ट इनके विवाद होने लगेंगे। तो अब देखिए, चोलों से डायरेक्ट संघर्ष प्रारंभ हो गया है जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर प्रथम का। सोमेश्वर क्या चाहता था? वह चाहता था कि वेंगी पर उसका अधिकार हो जाए, और राजेंद्र चोल चाहता था कि वेंगी पर उसके समर्थन का कोई राजा हो। इसी कारण से यह विद्रोह देखने को मिलेगा। लेकिन उसी बीच जो चोल साम्राज्य है और जो चालुक्य साम्राज्य है, यहां हम देखेंगे वातापी के चालुक्यों के साथ भी और कल्याणी के चालुक्यों के साथ भी ओवरऑल जो पूरा चालुक्य वंश था उससे संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा चोल राजवंश का। और इस राजेंद्र चोल ने, जो चोल वंश का राजा था, जो कि विरोध कर रहा था वेंगी पर सोमेश्वर के अधिकार का, तो राजेंद्र चोल ने राज को वेंगी भेजा और यहां हुआ धान्य कटक का युद्ध। इस युद्ध में जो राज है या जो राजाधिराज है उसको सफलता मिलती है, और जो सोमेश्वर का पुत्र था विजयादित्य, जिसको विक्की कहते हैं, मतलब निकनेम है, तो विजयादित्य इस युद्ध में पराजित हो जाता है और युद्ध के मैदान से वह भाग जाता है। अन्य कटक का युद्ध आप जरूर ध्यान रखिएगा 1044 ईस्वी में यह हुआ था। इससे क्या हुआ? जो सोमेश्वर था वह भी युद्ध में पराजित हो जाता है, और इस युद्ध के बाद जो राज है इसने विजयेंद्र की उपाधि धारण कर ली। राज जिसको हम राजाधिराज के नाम से भी जानते हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। चालुक्य वंश के जो बहुत सारे सामंत थे, क्योंकि आपने पीछे देखा कि चालुक्य वंश युद्ध हार रहा है, और जब भी युद्ध हारेगा कोई भी बड़ा राजा, तो उसके जो सामंत होते थे वह क्या करते थे? जीतने वाले की पक्ष में चले जाते थे। तो इसी तरह से जो चालुक्य के सामंत थे वह चले जाते हैं राजाधिराज की तरफ। गणरादित्य, नारायण, गणपति, मधुसूदन, यह सब कुछ राज के अधीन हो जाता है। इस राज ने कपिली नगर को भी ध्वस्त कर दिया। उसके बाद कुंडूर नगर पर भी आक्रमण किया
और उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। कुंडूर नगर में इसने पूरे नगर को गधे से जुतवा दिया और जुतवाने के बाद वहां बाजरा बुआ दिया। मतलब एक तरह का विरोध प्रदर्शित किया कि यह कुंडूर नगर अब किसी काम का नहीं है, तो वहां बाजरा बुआ देता है। इससे जो सोमेश्वर है वह बहुत भयभीत हो जाता है और संधि प्रस्ताव भेजता है राजराज की तरफ कि हम लोग आपस में मिलकर संधि कर लेते हैं। लेकिन चोल सेना को लगा कि वह बहुत शक्तिशाली है और वास्तव में उस समय शायद शक्तिशाली वह ज्यादा थी भी, तो दूत का अपमान किया गया और उसको वापस भेज दिया गया। चोल सेना लगातार आक्रमण करती रही और अपने क्षेत्र का विस्तार करती रही। सोमेश्वर फिर से यह कोशिश करता है कि संधि हो जाए। वह फिर से संधि प्रस्ताव भेजता है, लेकिन फिर से पुराना वाला घटनाक्रम दोहराया जाता है। दूत का अपमान किया जाता है, उसको वापस भेज दिया जाता है। धीरे धीरे जो चोल साम्राज्य था उसने कल्याणी के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया और इसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे। कल्याणी पर अधिकार करने के बाद राजराज को वीराभिषेक की उपाधि दी गई। चालुक्यों का बार बार अपमान किया गया और एक मंदिर मिलेगा तंजौर में। मंदिर है दारासुरम का मंदिर। इस मंदिर में जब द्वारपालकों की मूर्ति बनाई गई तो वहां पर जो चालुक्य राजाओं की वेशभूषा थी, जिस तरह के वह कपड़े पहनते थे, उनकी जो कदकाठी थी, कुछ उस तरह की मूर्तियां बना दी गई। तो एक तरह से द्वारपाल बना दिया किसको? चालुक्यों को। ऐसा प्रदर्शित किया मंदिरों के बाहर मूर्ति बनाकर। तो आप देख रहे हैं कि चोल साम्राज्य यहाँ ज्यादा शक्तिशाली है और जो चालुक्य शाखा है वह काफी कमजोर पड़ी हुई है और बार बार उसको अपमान झेलना पड़ रहा है। फिर से 1054 ईस्वी में यह चोल और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ होता है। पीछे जो संघर्ष आपने देखा, उस संघर्ष में सोमेश्वर बहुत कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे वह संघर्ष एक तरफा हो जाता है। लेकिन जब 1054 का काल आएगा, उस समय जो चोल चालुक्य संघर्ष है उसमें अब चालुक्य वंश की तरफ से भी शक्तिशाली राजा मिलेंगे। चोलों का राजा था राजाधिराज और इसका भाई था राजेंद्र द्वितीय। चोलों ने आक्रमण किया चालुक्यों के क्षेत्र पर और जो चालुक्य साम्राज्य था उनको काफी भयभीत करवाया। भयभीत करते करते 1055 ईस्वी तक यह कोप्पल नगर तक पहुंच गए और यहाँ जो कोप्पल नगर था उस पर अधिकार करने का प्रयास किया। कोप्पल नगर की बात करें तो जो तुंगभद्रा नदी है उसी की एक शाखा पर बसा यह शहर है। लेकिन युद्ध के मैदान में जो राजाधिराज है वह हाथी से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद जो चोल सेना थी उस सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि राजाधिराज बहुत शक्तिशाली था और हाथी से गिरने से इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो चोल सेना को यह लगता है कि अब तो वह युद्ध हार गए, चालुक्य अब ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो चोल सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उभर कर आता है, राजेंद्र द्वितीय, जो कि इसी के साथ युद्ध के मैदान में था राजाधिराज के साथ। और राजेंद्र द्वितीय है कौन? राजाधिराज का भाई। तो राजेंद्र द्वितीय स्थिति को संभालता है और इसके बाद अंततः यह युद्ध जीत जाता है। चालुक्य सेना के बहुत सारे सेनापति इस युद्ध में मारे जाते हैं। इनमें जयसिंह भी मारा जाता है। जयसिंह जो कि सोमेश्वर का भाई है वह भी मारा जाता है। पुलकेशिन मारा जाता है, दशपन मान मारा जाता है, नन्नी मारा जाता है, नुलंबन मारा जाता है। तो बहुत सारे सेनापति चालुक्य वंश के इस युद्ध में मारे जाते हैं। फिर एक युद्ध होगा कुंडल संगमम का युद्ध। इस युद्ध में जो सोमेश्वर था उसको चोलों द्वारा पराजित कर दिया जाता है। सोमेश्वर इतनी बार चोलों से हार जाता है कि वह मानसिक रूप से हार मान लेता है और अंत में जो तुंगभद्रा नदी है उसमें डूबकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि लगातार चोल इसको पराजित कर रहे थे। सोमेश्वर के विषय में हम समझे और उसकी मानसिक स्थिति को अगर हम समझे तो एक तरफ तो वह चोलों से लड़ रहा था, बार बार वहां पराजित हो रहा था। दूसरी तरफ जो मालवा के परमार शासक हैं उनसे भी यह लड़ रहा था और जो परमार हैं और उनकी राजधानी जो धारा है उस पर सोमेश्वर ने हमला किया था। वहां अपना अधिकार क्षेत्र या स्थापित करना चाहता था। और इसमें हम देखते हैं कि जो धार का राजा है भोज, यह आत्मसमर्पण कर देता है सोमेश्वर के समक्ष। चालुक्यों ने धारा नगरी पर अधिकार कर लिया, उस नगरी को जला दिया और मांडव पर अधिकार कर लिया। वहीं जब तक भोज परमार की
मृत्यु हुई उससे बाद जो जयसिंह था यह भी जाकर सोमेश्वर से मिल जाता है। जयसिंह के विषय में देखें, जो कि भाई है लेकिन अलग क्षेत्र पर यह शासन चला रहा था, तो इसका भी द्वंद्व होता है केदी वंश के राजा कर्ण के साथ और गंग देश के राजाओं के साथ। सोमेश्वर ने क्या किया, जयसिंह की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। इससे जो कर्ण था केदी वंशी और जो गंग देश का राजा था वह दोनों पराजित हो जाते हैं। तो सोमेश्वर कई समस्याओं से जूझ रहा था। एक, यह खुद अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, लेकिन चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ा संकट था जो इसको लगातार पीछे ढकेल रहा था। जो मालवा के परमार शासक हैं वह भी इसके लिए एक प्रतिद्वंदी थे। जयसिंह वह आकर जुड़ता तो है सोमेश्वर से, लेकिन समस्याएं भी अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे युद्ध में भले ही राजा जीते, जब तक बहुत बड़े किसी खजाने पर उसका अधिकार नहीं होता है तब तक युद्ध में अंततः हानि ही होती है, क्योंकि सेना मारी जाएगी, रसद का जो सामान है उस पर बहुत खर्च होगा, हथियार उन पर खूब खर्च होगा, यातायात के साधनों पर वहां पर भी खूब खर्च होगा। तो ओवरऑल एक्सपेंस खूब सारा होगा किसी क्षेत्र को जीतने के लिए। लेकिन अगर रिटर्न में रेवेन्यू नहीं मिला, कोई बड़ा धन नहीं मिला, कोई बड़ा खजाना नहीं मिला, तो युद्ध का जो ओवरऑल रिजल्ट आता था या ओवरऑल रिजल्ट जो भी आएगा वह लॉस आएगा, मतलब हानि आएगा। तो इसी तरह की समस्याओं से सोमेश्वर जूझ रहा था। वेंगी में यहां भी राज्याधिकार का संघर्ष था, मतलब राज्य पर किसका अधिकार हो। इसीलिए आप देख रहे थे कि चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य दोनों यहां हस्तक्षेप कर रहे थे, क्योंकि जब तक अंदर से लड़ाई नहीं होगी तब तक कोई दूसरे क्षेत्र का राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहां तो पहले से लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई में चालुक्य अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त करवाना चाहते थे, वहीं चोल किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति चाहते थे जो इनका समर्थक हो। तो यह संघर्ष वेंगी के क्षेत्र में चल रहा था। सोमेश्वर ने सहायता की थी विजयादित्य की और कांची का जो क्षेत्र था वहां पर आक्रमण भी किया, लेकिन जो कांची का क्षेत्र था वह मुख्यतः चोलों का क्षेत्र था और वहां पर राजेंद्र चोल और उसके पुत्र राज महेंद्र चोल का अधिकार था। जब कांची पर आक्रमण होगा सोमेश्वर द्वारा तो चोलों से इनका युद्ध होगा और चोल उस युद्ध को जीतेंगे। यहां पर भी जो चालुक्य सेना है उसका अपमान होता है। तो सोमेश्वर हर तरफ से कुंठित हो चुका था। आप उसकी मानसिक दशा समझ रहे होंगे कि कितना परेशान रहा होगा। हर तरफ से वह जिधर हाथ डालता था उधर ही उसको हार मिल रही थी। सोमेश्वर ने फिर से पत्र भेजा राजेंद्र चोल के पास, लेकिन इस बार के पत्र में संग्राम का या युद्ध का आमंत्रण था। कुंडल के क्षेत्र में युद्ध के लिए राजेंद्र चोल को बुलवाया गया, लेकिन सोमेश्वर खुद युद्ध स्थल पर आया ही नहीं। बाद में जो विजयवाड़ा का क्षेत्र है और जो कृष्णा नदी का तट है वहां पर फिर से चालुक्य सेना और वीर राजेंद्र की सेना लड़ती है। वीर राजेंद्र कौन? चोल वंश का राजा। चालुक्य सेना में जो इनका नेतृत्व कर रहा था उनमें जननाथ, राजमैन, मुप्पर, सन यह लोग नेतृत्व दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यह चोलों से पराजित हो जाते हैं। सोमेश्वर के बाद हमने देखा कि सोमेश्वर ने आत्महत्या कर ली। तो सोमेश्वर के बाद जो इसके पुत्र हैं, एक विक्रमादित्य जिसको सोमेश्वर ने राजा बनाया था, लेकिन यह तैयार नहीं हुआ कि यह राजा बने। मतलब पिता राजा बना रहा था लेकिन यह राजा नहीं बनना चाह रहा था। वहीं दूसरा व्यक्ति सोमेश्वर द्वितीय और जयसिंह, तीन व्यक्ति हमको मिलते हैं। सोमेश्वर द्वितीय के विषय में देखें तो इसके समय जो चोल थे, क्योंकि पहले से ही चोल हावी थे सोमेश्वर के समय से ही, तो इसको भी चोलों ने भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन इसके खिलाफ चोल सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहां भी विवाद हो जाएगा। इसके मध्य विक्रमादित्य के मध्य और सोमेश्वर द्वितीय के मध्य। और जो विक्रमादित्य था इसने विवाह कर लिया कहां पर? चोल साम्राज्य में। और जब इसने चोल साम्राज्य में विवाह कर लिया उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय से इसका विवाद हो जाता है। विवाद का कारण आप समझ रहे होंगे कि पिता को बार बार अपमानित किया जिस वंश ने, उस वंश में इसने विवाह कर लिया। तो राजेंद्र चोल की जो बेटी थी उससे विक्रमादित्य का विवाह हो जाता है। हम देखें चोलों के पक्ष को भी, तो वीर राजेंद्र चोल को अगर हम देखें तो इनका एक पुत्र है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र का एक प्रतिद्वंदी राजा है जिसका नाम है राजेंद्र, और
जो वेंगी का क्षेत्र है वहां पे जो पूर्वी चालुक्य कुल है उसी का शासन है। तो क्योंकि वैवाहिक संबंध पीछे स्थापित हो चुके हैं, अब जो अधिराजेंद्र है यह सहायता मांगता है विक्रमादित्य से, और विक्रमादित्य सहायता करता भी है। सहायता करने के लिए यह गंगई कोंड चोलपुरम जाता है, सहायता वहां करता है और वापस आ जाता है। वहीं जो अधिराजेंद्र है इसको इसकी प्रजा ही मार देती है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि इसने सहायता किससे ली है, विक्रमादित्य से। कई सारी और वजहें भी थी, लेकिन कुल मिलाकर अधिराजेंद्र को मार दिया जाता है। इससे जो वेंगी साम्राज्य का राजा था रज्जिग ने चोल साम्राज्य के उस हिस्से को हथिया लिया जहां पर अधिराजेंद्र का शासन था। धीरे धीरे जो विक्रमादित्य था उसने क्या किया, जो सोमेश्वर द्वितीय था उसके विरुद्ध शत्रुओं को भड़काने लगा। बाद में राजा मिलेगा आपको विक्रमादित्य छठा 1076 से 1126 ईस्वी तक यह शासन को संभालता है, और इन्हीं के शासन काल में चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ होता है। 11 फरवरी 1076 से यह नया संवत चलाया जाता है, जब छठे विक्रमादित्य ने शासन संभाला। इस विक्रमादित्य ने विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना की, भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया, एक विशाल झील का भी निर्माण करवाया। इनकी राज्यसभा में विल्हड़ और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। विल्हड़ वह है जिन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा, वहीं जो विज्ञानेश्वर हैं इन्होंने मिताक्षरा लिखा। वहीं जो श्रीलंका का क्षेत्र है, आप कनेक्ट करते रहिएगा, क्योंकि सिंघल देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी या श्रीलंका की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह उस समय भारतीय क्षेत्र से काफी जुड़ी हुई थी। तो श्रीलंका के क्षेत्र में वहां का राजा होता है विजय बाहु, और जब आप चोल साम्राज्य के क्षेत्र को देखेंगे तो इनका शासन क्षेत्र सिंघल देश के बड़े क्षेत्र पर दिखता है। तो विजय बाहु ने उस चोल साम्राज्य को सिंघल देश से हटा दिया या उनको पराजित कर दिया, और जो कुरुंतुक की सेना थी उस सेना को भगा दिया। इसी बीच वेंगी के क्षेत्र में विजयादित्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जो विक्रमादित्य है उसका संघर्ष होयसल साम्राज्य से भी मिलता है। होयसल का क्षेत्र मुख्यतः मैसूर में जो गंगवाड़ी क्षेत्र है वहीं पर मिलता था। कुल मिलाकर जो होयसल साम्राज्य था यह चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य इन दोनों के मध्य का क्षेत्र था, लेकिन होयसल चालुक्यों की तरफ ही बने हुए थे। और इनमें या हम कहें जो होयसल साम्राज्य है उनमें एक राजा मिलता है विष्णुवर्धन। यह होयसल साम्राज्य में जो सामंत थे उनमें सबसे शक्तिशाली था। प्रारंभ में होयसल साम्राज्य आप ध्यान रखेंगे चालुक्यों के प्रति समर्पित हैं, उनके प्रति निष्ठावान है। तो विष्णुवर्धन सबसे ताकतवर सामंत हमको मिलता है। एक क्षेत्र और देखिए, गोवा का क्षेत्र, यहाँ पर था शिलाहार वंश और यह भी चालुक्यों के सामंत थे। इनका राजा था कदम्ब जयकेशिन और यह विक्रमादित्य के बहुत क्लोज था। विक्रमादित्य इस पर बहुत भरोसा करते थे। जयकेशिन का पुत्र है विजयादित्य। देखिए नाम आपको रिपीटेड मिलेंगे, इसलिए पिता कौन है पुत्र कौन है दोनों ध्यान रखना होगा। तो जयकेशिन का पुत्र है विजयादित्य। विजयादित्य क्या करता है, विक्रमादित्य से विरोध कर लेता है। पहले यह वंश चालुक्यों के सामंत थे, इनके प्रति वफादार थे, लेकिन विजयादित्य जो कि जयकेशिन का पुत्र है यह विद्रोह कर देता है 1097 ईस्वी में। बाद में जो विजयादित्य का पुत्र है जयकेशिन द्वितीय, जयकेशिन प्रथम पिता था, जयकेशिन द्वितीय पुत्र है। ऐसी परंपरा आपको लगातार मिलेगी कि दादा के नाम पे परदादा के नाम पे अपने पुत्रों का नाम रखा जाएगा, चाचा के नाम पे, यह लगातार आपको मिलेगा। तो जयकेशिन द्वितीय का विवाह हो जाएगा जो विक्रमादित्य था उसकी कन्या से, मतलब उसकी बेटी से। तो अब फिर से शिलाहार वंश चालुक्य वंश के प्रति समर्पित हो जाएगा। विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र मिलेगा सोमेश्वर द्वितीय। पीछे सोमेश्वर हमने पहला देखा था जिसको बहुत अपमानित होना पड़ा था। तो अब आएगा सोमेश्वर द्वितीय 1126 से 1138 तक। सोमेश्वर द्वितीय के विषय में हम देखते हैं तो यह एक ग्रंथ लिखता है अभिलषितार चिंतामणि या फिर मान सुल्लाह। तो इस ग्रंथ को यह लिखता है। एक तथ्य है इसके विषय में, लेकिन वेंगी को लेकर जो संघर्ष था इस वंश का वह हमको सोमेश्वर द्वितीय के समय भी दिखता है। और वेंगी वंश में उस समय राजा था कुलोंतुक द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय ने भूलोकमल्ल, त्रिभुवनमल्ल जैसी
उपाधियां धारण की। अब यहाँ जो मल्ल शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें आप ध्यान रखेंगे यह शब्द भी विजेता के लिए और योद्धा के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बार बार। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, मान सोल्लास, और यह आर्किटेक्चर का एक बहुत फेमस ग्रंथ है। उस सोमेश्वर द्वितीय साहित्य प्रेमी हमें दिखता है। फिर आएगा जगदैक मल्ल द्वितीय 1138 से 1151 तक। इसने होयसल वंश का सहयोग लिया और उनका राजा था नरसिंह। नरसिंह ने सहयोग किया जगदैक मल्ल का, और उनके सहयोग से जो मालवा का क्षेत्र था वहां पर इन्होंने आक्रमण भी किया था। जगदैक मल्ल का एक भाई है तैल तृतीय 1151 से 1156 तक। इसके शासनकाल में चालुक्य कुमार पाल ने कुलोत्तुंग द्वितीय ने हमला किया, लेकिन वह हमला भी असफल रहा। लेकिन तैल तृतीय ने, जो वारंगल का काकतीय वंश था और इनका एक सामंतीय वंश था वज्जिल, इनसे विश्वासघात करता है। और जब राजा विश्वासघात करता है सामंतों से, तो उस समय राजाओं की प्रतिष्ठा बहुत गिर जाती है। वही हुआ तैल तृतीय के साथ, इसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई। वहीं जो काकतीय वंश था उसने विद्रोह कर दिया 1153 ईस्वी में। अब जो तैल तृतीय है यह पहुंचता है वारंगल और अपने साथ ले जाता है जगदेव को, लेकिन तैल तृतीय पराजित हो जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। बाद में जो काकतीय वंश का राजा था प्रोल, उसने इस तैल तृतीय को छोड़ दिया। फिर समय आता है 1156 ईस्वी का। उस समय जो कलचुरी वंश था उनका राजा था वज्जिल। वज्जिल ने तैल तृतीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एक बहुत फेमस राजा है कलचुरी वंश में अंतराधिपत्य। पहले यह वंश चालुक्य साम्राज्य के अधीन था और इसकी एक शाखा थी, और उस शाखा से जो कलिकार है और दाहल है, उन क्षेत्रों में एक व्यक्ति है इनका कृष्ण, तो चालुक्यों की शाखा है या चालुक्यों के यह सामंत हैं, और एक व्यक्ति इनमें निकलता है कृष्ण, जो कलिकार के क्षेत्र में और दाहल के क्षेत्र में स्वतंत्र शाखा की स्थापना कर देता है। वहीं एक व्यक्ति होता है कन्नम, इसने भी जो मंगलवाड़ी का क्षेत्र था वहां पर एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना कर दी। तो कलचुरी वंश आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य शाखा है वह सामंत रूप में काम कर रही थी, लेकिन जो अन्य शाखाएं निकल रही थी वह शाखाएं स्वतंत्र होना चाह रही थी और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाह रही थी। तो इसीलिए आपको कई बार दिखेगा कि कुछ कलचुरी शासक चालुक्यों के साथ युद्ध लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कलचुरी वंश के ही लोग चालुक्यों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, कुछ दूसरे पक्ष से युद्ध लड़ेंगे। तो यह सारा कुछ हमें इसलिए दिखेगा क्योंकि नई नई शाखाएं उदित होंगी। कन्नम, जिसने मंगलवाड़ी में एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की, इसका पुत्र मिलेगा जोगम और जोगम का पुत्र मिलेगा पेरमाड़ी। इसने क्या किया, जो बीजापुर का क्षेत्र है वहां पर भी साम्राज्यिक व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर राजा है सोमेश्वर तृतीय। उस समय यह शासन को संभाल रहा था मंगलवाड़ी के क्षेत्र में। और जो पेरीमाड़ी का पुत्र है वज्जिल, यह क्या करता है, जगदेक मल्ल का सामंत बन जाता है। चालुक्य वंश से पहले यह लोग जुड़े थे, फिर स्वतंत्र शाखा की स्थापना की, फिर दूसरे वंश में जाकर मिल जा रहे हैं। जो प्रोल था, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, और वह काकतीय वंश से कनेक्टेड था, इसने तैल तृतीय को पराजित किया था, जिससे जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां पर जो कलचुरी वंश की शाखा है वह काफी मजबूती से स्टेब्लिश हो जाती है। और जो शिलाहार वंश था और उनका राजा था विजयादित्य, इसने भी इस कलचुरी राज्य की सहायता की। तो कलचुरी भी आप समझिए कि एक अलग वंश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आपको कई वंश मिल रहे हैं, जैसे गंग वंश के भी लोग हैं, चालुक्य वंश के भी लोग हैं, चोल साम्राज्य के लोग, कलचुरी, और कलचुरियों में भी इनकी स्वतंत्र शाखाएं, अन्य सामंत भी मिलेंगे, छोटे राज्य भी मिलेंगे, उनके भी सामंत हैं। तो इसलिए ये सारा घटनाक्रम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप इसको क्रम से नहीं समझेंगे, क्योंकि कब कौन इसकी तरफ से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, और किस तरह की विचारधारा है दक्षिण के क्षेत्र में, क्यों बाद में जो चेर, चोल और पांड्यों का संघर्ष है वह इतना बड़ा संघर्ष दिखेगा, क्यों बार बार शक्ति का ट्रांसफर होगा एक तरफ से दूसरी तरफ। जब आप उस पूरी सामंती व्यवस्था को समझेंगे दक्षिण भारत की कि कैसे वह परिवर्तित हो रही थी, तब जाकर
आप ठीक से उस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। सामंती व्यवस्था में आप ध्यान रखें, उत्तर भारत में जो सामंती व्यवस्था थी वह चल रही थी, लेकिन कुछ अलग प्रकार से। वहीं दक्षिणी भारत में जो सामंती व्यवस्था थी वह कुछ अलग तरह से चल रही थी। उत्तर भारत में जो आक्रमण थे उनका प्रभाव हमको पहले देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिण भारत में जो आक्रमण थे, आक्रमण अर्थात अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और बाद में इन तुर्कों की बहुत सारी शाखाओं का आक्रमण, फिर गुलाम वंश की स्थापना, वह सब कुछ घटनाक्रम उत्तर भारत में चल रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में जो सामंती व्यवस्था थी और जो बड़े साम्राज्य थे उनके मध्य एक अलग तरह का संबंध चल रहा था। तो पूरे घटनाक्रम को बहुत ठीक से समझने के लिए आपको बहुत डीप डाउन जाके समझना होगा, बहुत छोटे छोटे घटनाओं को आपको देखना होगा। भले ही एग्जाम में इतना डीप जाके क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जब आपको घटनाक्रम ठीक से याद रहेगा कहानी के रूप में, तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन पूछे आप उसको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1160 का काल है और जो वज्जी के लोग हैं यह कल्याणी पर अधिकार कर लेते हैं। इस अधिकार के कारण जो होयसल साम्राज्य था इसका राजा था नरिहंस प्रथम, इससे संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वहीं जो तैल तृतीय है इसका पांड्य साम्राज्य से भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो अब दो तरफ से संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन इस समय जो वज्जी का राजा है यह ज्यादा शक्तिशाली निकलता है। इसने चोल वंश के राजा राजराज द्वितीय को पराजित किया और राजेंद्र चोल को भी अपने पक्ष में कर लिया। वज्जी में शासन सत्ता सोमेश्वर के पक्ष में ट्रांसफर कर दी जाती है। सोमेश्वर का एक मंत्री मिलता है वासव। वासव बहुत फेमस है, मतलब बहुत कम मंत्री मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा फेमस मिलेंगे। तो वासव ज्यादा फेमस है लिंगायत संप्रदाय से जुड़े होने के कारण, और वासव ने सहायता की, दुरभिसंधि की और उससे जो वज्जिल था उसकी हत्या करवा दी। समय 1165-1177 के मध्य का। इस समय सोमेश्वर या सोमदेव जिसे कहते हैं वह शासन संभाल रहा था, और उस सोमेश्वर का यहाँ सेकंड वाला है, ध्यान रखिएगा, एक छोटा भाई है संगम द्वितीय, और इनका सेनापति है काणव। काणव बहुत शक्तिशाली सेनापति होता है और इसने राजेंद्र चोल को पराजित कर दिया। अब राजेंद्र चोल में भी यह सेकंड वाला है, यह ध्यान रखेंगे। जो संगम द्वितीय है इसका भाई है आहमल्ल और आहमल्ल का भाई है सिंघड़। सोमेश्वर ने क्या किया, सिंघड़ से बेलगोवा और वनवासी का क्षेत्र, यह दोनों क्षेत्र छीन लिए। अब आप कहेंगे कि सोमेश्वर ही क्यों छीन रहा है, जबकि संगम द्वितीय के यह भाई हैं और संगम द्वितीय सोमेश्वर का छोटा भाई है। तो राज्य को लेकर जब भी संघर्ष होंगे उन संघर्षों में ऐसे घटनाक्रम हमको बार बार देखने को मिलेंगे। तो उसी क्रम में इस सोमेश्वर ने संघिड़ से बेलगोवा और वनवासी छीन लिया। राजा मिलेगा सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1189 तक। और सोमेश्वर चतुर्थ कौन है, तैल तृतीय का पुत्र है। इसने आहव मल्ल को पराजित किया और जो इसका पैतृक साम्राज्य था उस साम्राज्य को इसने फिर से हासिल किया। 1189 के काल में यादव वंश भी दिखता है हमें संघर्ष के साथ, और वहां पर उनका राजा था भिल्लम, और भिल्लम आक्रमण कर देता है। सोमेश्वर भाग जाता है गोवा के क्षेत्र में जहां शासक है कदम्ब वंश का और राजा है जयकेशिन तृतीय। तो सोमेश्वर चतुर्थ भागता है जयकेशिन तृतीय के पास गोवा के क्षेत्र में और वहां जाकर शरण ले लेता है। तो जो चालुक्यों की यह शाखा है उनमें कई घटनाक्रम आपको मिल रहे होंगे। एक तो कल्याणी के चालुक्य हैं, यह आप ध्यान रखिए, यह वंशज हैं किसके, वातापी के चालुक्यों के। क्षेत्रीय शक्तियां हैं और क्षेत्रीय शक्तियों में भी कुछ तो सामंत हैं और कुछ छोटे राजा हैं। बड़ी शक्तियां भी हैं जिनमें चोल बहुत फेमस है। क्षेत्रों को लेकर जो द्वंद्व है वह लगातार इनके मध्य हमको मिलता रहेगा। कभी एक पक्ष ज्यादा शक्तिशाली होगा, कभी दूसरा पक्ष ज्यादा शक्तिशाली होगा, और इसमें मुख्य कारण होगा कि किसके तरफ कौन से सामंत हैं, कौन से राजा किसकी तरफ जुड़े हुए हैं। वह बड़ा परिवर्तन डालेगा दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। इस पूरी विचारधारा को हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी का खास करके, तो जब आपसे एनालिसिस करने को कहेगा खास करके सामंती व्यवस्था के प्रति, वहां पे इस एनालिसिस को
आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जब तक आप उसको बहुत डीप जाकर समझेंगे नहीं, तब तक एक तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि उत्तर भारत की सामंती व्यवस्था और दक्षिण भारत की सामंती व्यवस्था में कितना अंतर है। दूसरा, इस सामंती व्यवस्था के कारण जो परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे थे, उन परिवर्तनों का भी आप कारण नहीं समझ पाएंगे। तीसरा, दक्षिण भारत में जो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से संधियां हो जाती थी, उनका भी आप एक बहुत बड़ा प्रभाव देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के पीछे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। अभी आने वाले वीडियोस में इसको हम और डिटेल से देखेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।